बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। आज का जो हमारा बच्चों टॉपिक है वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एक तो ये पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चन भी हमारा है और दूसरा इसका कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से पहले हमने एक चीज़ देखी थी कि थर्मोडायनामिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जो आपकी हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। कैसे करती है वो हमें लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स बताते हैं, जिनमें से पहला लॉ हमारे पास है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसकी स्टेटमेंट को समझने से पहले जो सबसे पहली चीज़ हम समझेंगे वो हमारे पास इसकी जनरल एक्सप्लेनेशन होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास है कि हमें यहाँ पर एक सिलेंडर नज़र आ रहा है। अगर हम इस सिलेंडर को देखें तो देखिए ये हमारे पास एक सिलेंडर है विच इज़ फिक्स्ड विद अ पिस्टन। ये जो है ये आपके पास पिस्टन मौजूद है, ये इसके ऊपर जो है वो पिस्टन फिक्स्ड है जो इसको मूव होने फिलहाल नहीं दे रहा। ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं जो रैंडमली हियर एंड देयर ऑल डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। हमने इसको हीट क्यों प्रोवाइड करना शुरू कर दी है। हमने इस सिलेंडर को, इस गैस को हीट क्यों प्रोवाइड करना शुरू कर दी। अब जैसे ही हम हीट प्रोवाइड करेंगे, इससे पिछले पॉइंट में हम पढ़ चुके हैं कि जब भी आप हीट ऐड करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ये लाइन यहाँ पर मेंशन है, when heat is added to the system then temperature increases due to which there is an increase in internal energy। तो जब आपने इसमें हीट ऐड की, क्यों हीट आपने ऐड की, तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन है, तो टेम्परेचर के बढ़ने से इंटरनल एनर्जी भी बढ़ जाएगी। तो सिस्टम की जो स्टेट है, सिस्टम की जो कंडीशन है वो चेंज हो जाएगी। यहाँ आपके पास टर्म यूज की गई है वर्किंग सब्सटेंस। अब यहाँ जो वर्किंग सब्सटेंस है दैट इज गैस। ये जो हमारे पास गैस है इसको हम वर्किंग सब्सटेंस का नाम दे रहे हैं। अब जब इनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, देखिए सबसे पहले काम क्या हुआ कि आपने हीट ऐड की। हीट ऐड की तो पहले जो इंटरनल एनर्जी थी वो U1 थी। हीट ऐड करने से वो इंटरनल एनर्जी बढ़ के आपकी U2 हो चुकी है। सबसे पहले हमने हीट ऐड की, इंटरनल एनर्जी U1 से U2 बढ़ी। इंटरनल एनर्जी बढ़ी, टेम्परेचर बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। तो ये मॉलिक्यूल्स अब जाके पिस्टन के ऊपर फोर्स लगाएंगे लाइक दिस। ये मॉलिक्यूल जाके पिस्टन पर फोर्स लगाएंगे। हम क्या करेंगे, इन गैस को अलाउ करेंगे कि वो एक्सपेंड हो, यानी इस वर्क डन के अकॉर्डिंगली, ये जो सिस्टम खुद वर्क कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली गैस एक्सपेंड हो। तो ये मॉलिक्यूल जाके फोर्स लगाएंगे, फोर्स के नतीजे में ये गैस एक्सपेंड होगी। गैस एक्सपेंड होगी तो यहाँ से ये सर्टेन डिस्टेंस अपवर्ड कवर करेगी, और इसका मतलब ये है कि इसने डिस्टेंस कवर किया फोर्स के नतीजे में, तो इस पर क्या परफॉर्म हुआ, वर्क डन परफॉर्म हुआ। तो यहाँ हमने एक चीज़ देखी, ये जो हीट क्यों हमने हीट ऐड की थी, ये हीट एडेड दो काम कर रही है। सबसे पहला काम इंटरनल एनर्जी को चेंज कर रही है, ये हमें डेल यू प्रोवाइड कर रही है इंटरनल एनर्जी। और दूसरा काम कौन सा कर रही है, साथ ही साथ ये वर्क डन भी परफॉर्म कर रही है। तो हीट एडेड परफॉर्म्स टू टास्क, वन इज टू चेंज द इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। तो इसका मतलब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कुछ यूं लिखेंगे कि जो हमारी हीट एडेड है ये इंटरनल एनर्जी को चेंज करती है, दैट इज U2 माइनस U1, प्लस नेक्स्ट क्या परफॉर्म कराती है, वर्क भी परफॉर्म कराती है। तो हीट एडिड इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम, क्योंकि यहाँ सिस्टम एनवायरनमेंट पर वर्क कर रहा है तो इसको हम पॉजिटिव ले रहे हैं। इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है वो भी पॉजिटिव है, तो हीट एडेड टू द सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम। तो अब यहाँ से अगर हम अबव रिलेशन से इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करना चाहें तो वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हीट एडेड माइनस वर्क डन कर लें तो आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी मिल चुका। तो यहाँ से हमने देखा कि हीट एडेड टू टास्क परफॉर्म करती है। फर्स्ट इज टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी एंड सेकंड इज टू वर्क डन बाय द सिस्टम। इन दिस केस जब हमने हीट ऐड की है तो अब हम इस सिचुएशन में आ चुके हैं कि हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की स्टेटमेंट को समझ सकें। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, इसकी स्टेटमेंट हम देखें तो इन एनी थर्मोडायनामिक प्रोसेस व्हेन हीट एनर्जी इज एडेड टू द सिस्टम, हमने हीट एनर्जी क्या की थी, क्यों हीट एनर्जी सिस्टम के अंदर ऐड की थी। उसने क्या किया, दिस एनर्जी अपीयर्स एज इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, और इसने हमारी इंटरनल एनर्जी को क्या करा दिया, इंक्रीज करा दिया इन द सिस्टम प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन इट्स सराउंडिंग, और साथ ही साथ क्या परफॉर्म किया था, वर्क डन ऑन द सराउंडिंग परफॉर्म किया था। तो
Simple. According to first law of thermodynamics, whenever the heat is added to the system, there is an increase in the internal energy plus work done by the system on its surrounding. This is our first law of thermodynamics. This law is according to law of conservation of energy. ये किसके अकॉर्डिंगली है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के। क्यों? क्योंकि देखिए ना, आपने जब हीट एनर्जी ऐड की तो ये हीट एनर्जी भी एनर्जी की शक्ल है, उसने इंटरनल एनर्जी को चेंज कर दिया। व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? इंटरनल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा दिया। और वर्क डन भी आपको पता है, इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये भी जब आप परफॉर्म करेंगे तो ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी को स्टोर करेगा। इट मीन्स एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी दूसरी एनर्जीज में कन्वर्ट हो गई, बट टोटल एनर्जी क्या रही? कंजर्व रही। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी विल बी रिमेन्स कंजर्व्ड। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास वो ये है कि जी जो हमारे पास हीट एनर्जी है, ये हमारे पास हीट एनर्जी थी, क्यों? वो दो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, और वो दोनों फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज क्या हैं? वो दोनों फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज हैं मैकेनिकल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी दैट इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी है ना, तो काइनेटिक एनर्जी हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था, इट्स अ मैकेनिकल एनर्जी। वर्क इज अ मैकेनिकल फॉर्म, तो हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें बताता है कि हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये फर्स्ट जस्टिफिकेशन आ गई जो हमने पढ़ी थी कि हम हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। तो फर्स्ट लॉ बताता है हीट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। हाउ? ये हमें यहाँ पर इसका आंसर नहीं मिलता, इसका आंसर हमें सेकंड लॉ बताएगा, वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। खैर, ये तो था हमारा फर्स्ट लॉ का बेसिक आइडिया, उसकी स्टेटमेंट, उसकी एक्सप्लेनेशन। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो इसकी एग्जांपल्स हमारी बुक में मेंशन है। तो दो एग्जांपल्स हमारे पास मेंशन हैं। फर्स्ट है बाइसिकल पंप की। तो ये अगर बाइसिकल पंप की हम एग्जांपल देखें तो ये हमारे पास है जी एक बाइसिकल पंप का जो सिलेंडर है, कॉमनली आपने देखा होगा, ये वो हमारे पास एक सिलेंडर है। ये इसका एक साइड है, ये आउटलेट है जहाँ से एयर ने बाहर आना होता है। ये उसका सिलेंडर है, इसके अंदर गैस फिल्ड है, यानी इसके अंदर एयर फिल्ड है। ठीक हो गया। अब इसके अंदर एयर फिल्ड है, हमने इसके साथ एक डिवाइस लगाई हुई है थर्मोकपल। अब थर्मोकपल क्या करेगी? थर्मोकपल टेम्परेचर को मेजर करेगी। ये टेम्परेचर को मेजर करती है। ये ऐसी डिवाइस होती है जो हीट एनर्जी को वोल्टेज में कन्वर्ट करती है एंड देन वोल्ट मीटर उसको मेजर कर लेता है। खैर, एग्जाम्पल हमने याद रखना है कि थर्मोकपल इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर। अब हमने क्या किया? अगर हम इस पिस्टन को पुश करते हैं, यानी इस पिस्टन को डाउनवर्ड लेके जाते हैं, तो आपको पता है ये गैस के मॉलिक्यूल्स कंप्रेस होंगे। अब गैस के मॉलिक्यूल्स कंप्रेस होंगे, तो गैस के मॉलिक्यूल्स कंप्रेस होने से वो करीब करीब आएंगे, रेट ऑफ कोलिजन बढ़ेगा, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इंटरनल एनर्जी भी जो है वो भी बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ क्या हुआ? वर्क डन तो हुआ, बट दिस वर्क डन इज नेगेटिव बिकॉज दिस वर्क डन इज ऑन द सिस्टम। दिस वर्क डन इज परफॉर्म्ड ऑन द सिस्टम। आपने वर्क डन परफॉर्म किया, गैस के मॉलिक्यूल्स करीब आए, करीब होने से उनकी रेट ऑफ कोलिजन बढ़ा, उनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, वॉल्स के साथ भी कोलाइड करेंगे। तो अक्सर आपने देखा होगा जब वो वॉल्स के साथ कोलाइड करते हैं तो वॉल्स हीट अप हो जाती है। उसकी रीज़न यही होती है कि वो जब वो कोई इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, वॉल्स के ऊपर वर्क परफॉर्म करेंगे और हीट एनर्जी जो है वो हमारे पास लॉस होगी। तो जब आप बाइसिकल पंप को रैपिडली पुश करते हैं तो उसकी जो वॉल्स हैं वो हीट अप हो जाती हैं, इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है। तो ये अकॉर्डिंग टू आपका जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, जिसमें यहाँ आपने क्या किया था? इस केस में बाइसिकल पंप में वर्क डन ऑन द सिस्टम है, इंटरनल एनर्जी बढ़ चुकी है और हीट जो है वो भी प्रोड्यूस हो चुकी है और वो लॉस होगी फ्रॉम द सरफेस एयर के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर। तो एक एग्जांपल हमारे पास बाइसिकल पंप की है। दूसरी एग्जांपल हमारे पास ह्यूमन मेटाबॉलिज्म की है। ह्यूमन मेटाबॉलिज्म क्या होता है? ह्यूमन बीइंग्स एंड अदर एनिमल रिक्वायर्ड एनर्जी टू डू वर्क when they walk, run or move। हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जब हम चलते हैं, हमें कोई भी काम करना होता है तो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। और आपको पता है कि आपकी बॉडी में कॉन्टिन्यूसली नए सेल्स बन रहे होते हैं, न्यू सेल्स की ग्रोथ हो रही होती है, पुराने सेल्स डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं, तो उसके लिए भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो एनर्जी इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ टू मेक न्यू सेल्स एंड रिप्लेस ओल्ड डेड सेल। द प्रोसेस बाय विच एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन occurs within the organism is called metabolism।
तो ये ह्यूमन मेटाबॉलिज्म है, ये हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए, एंड सेकेंडली हमें जो है न्यू सेल्स को बनाने के लिए, ओल्ड सेल्स को ख़त्म करने के लिए, जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं उनके लिए भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो जब भी वो एनर्जी यूज़ होती है किसी काम में, तो हमारी बॉडी की इंटरनल एनर्जी जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम होता है, आपका सिस्टम खुद वर्क परफॉर्म कर रहा होता है, तो उसकी वजह से आपकी जो बॉडी की हीट है वर्क डन में माइनस हो जाती है और आपकी बॉडी की इंटरनल एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। तो अपनी बॉडी की इंटरनल एनर्जी को मेंटेन रखने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है, हमें कुछ फूड सप्लीमेंट्स वगैरह लेने पड़ते हैं ताकि हम जो है वो अपनी बॉडी की एनर्जी को मेंटेन रख सकें। अक्सर आपने ऑब्जर्व किया होगा वर्क करते हुए आपकी बॉडी हीट अप हो जाती है, तो आपकी बॉडी जो है उसकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही होती है, आपकी बॉडी अपनी हीट को लूज़ कर रही होती है, तो आपकी इंटरनल एनर्जी कम होती है। उस इंटरनल एनर्जी को मेंटेन रखने के लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो ये है ह्यूमन मेटाबॉलिज्म। ये हमारे पास आ गई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये उसकी दो एग्जांपल्स हमने याद रखनी है, लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आए तो हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि इसी की कॉन्टिन्यूटी है, और हमारे पास है एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की दो एप्लीकेशंस हमारे कोर्स में हैं, जिसमें पहली है आइसोथर्मल प्रोसेस। Now what is ISO? ISO means same and thermal mean temperature. तो it's a same temperature process. नाम से ही जाहिर है ये कौन सा प्रोसेस है, same temperature process. A process in which temperature of the system remains constant. ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। तो इसकी सिंपल कंडीशन हमने याद रखनी है। Isothermal process is the process in which temperature remains constant. तो ये हमारे पास कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है। वाइल प्रेशर एंड द वॉल्यूम में चेंज, तो प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो सकते हैं, ऐसे प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट, ऐसे प्रोसेस को हम नाम देंगे आइसोथर्मल प्रोसेस का। अब क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो फिर कौन सा लॉ एप्लीकेबल होता है, हम पढ़ चुके हैं भाई, तब बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल होगा। और बॉयल्स लॉ की शेप कौन सी है, PV power gam, PV is equal to constant, sorry, PV is equal to constant. The product of pressure and volume remains constant. या हम कह सकते हैं pressure and volume are inversely related to each other. So दो conditions हमने याद रखनी है। Isothermal process, the process in which temperature remains constant, and during temperature constant process, Boyle's law is applicable, and the product of pressure and volume remains constant. Next, अब अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ आए तो हम एक सिलेंडर अगर कंसिडर करें यहाँ पर कि ये हमारे पास एक सिलेंडर है जिसके ऊपर एक पिस्टन तो मौजूद है बट इट इज मूवेबल पिस्टन, ठीक होगी बात। अब यहाँ हमने क्या करना है, हमने हीट ऐड तो करनी है, हीट ऐड करेंगे, ये हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें हम हीट तो ऐड करेंगे, क्यों हीट तो ऐड करेंगे, बट हमने टेम्परेचर चेंज होने नहीं देना, ठीक होगी बात। इट मींस काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहनी चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद द मॉलिक्यूल तो वैसे ही जीरो होगी क्योंकि हम आइडियल गैस यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, हीट ऐड की, हम थोड़ी स्मॉल अमाउंट में हीट को ऐड करेंगे, साथ ही साथ पिस्टन को अलाउ करेंगे कि वो एक्सपेंड भी होता जाए ताकि हमारे टेम्परेचर का जो सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो चेंज ना हो। तो सबसे पहली चीज, व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट देन देयर विल बी नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी जीरो। और जब चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगा तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की क्या शेप बच जाएगी, Q इज इक्वल टू W। तो इस स्लाइड पर हमने तीन चीजें देखी। सबसे पहले टेम्परेचर कांस्टेंट होगा और बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल होगा ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। सेकंड वन इज व्हेन हीट इज एडेड टू द सिस्टम, ठीक होगी बात। When heat is added to the system, the process is carried out so slowly that the temperature of the system will remain constant, internal energy will be zero, and when internal energy is equal to zero, तो del U वाला फैक्टर जीरो हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में, तो del U जीरो हो गया तो हमारे पास फॉर्म बच गई Q is equal to W, ठीक होगी बात। Q is heat, W is work। तो जितना आप हीट ऐड करेंगे वो वर्क में कन्वर्ट होगी। ये हमारे पास सिंपल एक कंसेप्ट आ गया आइसोथर्मल प्रोसेस का। अब आइसोथर्मल प्रोसेस की दो टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन और एक को हम कहते हैं आइसोथर्मल कंप्रेशन। ये बेसिकली आपके पास जो फैक्टर है दिस इज कंप्रेशन।
वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन, और ये हमारे पास है जी आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब आइसोथर्मल कंप्रेशन एक्सपेंशन की ये इक्वेशन हमारे पास है, दैट इज Q इज इक्वल टू W। यहाँ आप देखें तो Q भी प्लस है और W भी प्लस है। इट मीन हीट इज बीइंग एडेड एंड वर्क इज बीइंग डन बाय द सिस्टम। देखिए बेटा सिंपल सी चीज है, व्हेन वर्क इज पॉजिटिव तो इसका मतलब है एक्सपेंशन हो रही है। हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं वर्क डन बाय द सिस्टम मतलब है गैस एक्सपेंड होगी, तो वर्क डन बाय द सिस्टम होगा और हीट एडेड होगी, तो ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन की हमारे पास इक्वेशन है। और अगर हम ऑपोजिट प्रोसेस करें, यानी हम क्या करें, इस सिलेंडर को कंप्रेस करना शुरू कर दें, तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए हमें इस सिस्टम में से हीट को रिमूव करना पड़ेगा। तो जब हम सिस्टम को रिमूव करेंगे तो फिर इक्वेशन बन जाएगी -Q इज इक्वल टू -W। -Q हीट इज रिमूव फ्रॉम द सिस्टम, -W वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। मतलब सिस्टम में क्या हो रही है, कंप्रेशन हो रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट दो इक्वेशन है, ये बोर्ड के पेपर में आपसे एज MCQs पूछी जा चुकी हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो हमने सिंपल देखना है, ऐसी इक्वेशन जिसमें इंटरनल एनर्जी ना हो वो आइसोथर्मल प्रोसेस की इक्वेशन है, और जिसमें W नेगेटिव है, इट मींस कंप्रेशन हो रही है, तो ये आइसोथर्मल कंप्रेशन की इक्वेशन, और जिसमें W पॉजिटिव वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन की इक्वेशन है। फिर एक और पॉइंट है जो आपकी बुक में मेंशन है कि ये एक स्लो प्रोसेस होता है। जैसे मैंने कहा इसको हम स्लोली अकर कराते हैं ताकि टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट रहे। हम स्लोली हीट ऐड करेंगे, स्लोली गैस को अलाउ करेंगे कि वो एक्सपेंड होती रहे ताकि टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट रहे। तो आइसोथर्मल प्रोसेस इज ए स्लो प्रोसेस। लास्ट पे एक पीवी डायग्राम है, ठीक होगी बात। तो यहाँ आप देखें तो अलोंग एक्स एक्सिस आपके पास वॉल्यूम है, अलोंग वाई एक्सिस प्रेशर है। यहाँ बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल है, प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है दैट विल रिमेन्स कांस्टेंट, एंड प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। दिस इज आवर इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन में देखें प्रेशर है जी P1, वॉल्यूम हमारे पास है V1। हमने वॉल्यूम को बढ़ा के कर दिया जी V2। ये फाइनल सिचुएशन है, वॉल्यूम को बढ़ा के हमने क्या कर दिया V2। अब वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो अंडरस्टूड है प्रेशर को क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो प्रेशर कम होके क्या हो चुका है P2। तो यूं हमें एक इस तरह का ग्राफ मिलेगा विच इज नोन एज आइसोथर्म। तो ये ग्राफ जो आइसोथर्मल प्रोसेस को रिप्रेजेंट करेगा दैट इज नोन एज आइसोथर्म। ये भी हमने याद रखना है, द ग्राफ रिप्रेजेंटिंग आइसोथर्मल प्रोसेस इज नोन एज आइसोथर्म। तो ये है पीवी डायग्राम इसकी। अब बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल, प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट रहेगा, तो P1 V1 किसकी इक्वल होगा, P2 V2 के। दिस प्रोडक्ट विल रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये है जी हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस। हमने ये जो पॉइंट्स मैंने मेनली डिस्कस किए हैं ये हमने याद रखने हैं। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन की कंटिन्यूटी हो सकती है, ये अलग से एज अ राइट नोट की फॉर्म में भी आ सकता है। दूसरी एप्लीकेशन की तरफ आते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस। Now what is adiabatic process? The process in which heat change will be zero. The process in which heat change is zero. A process in which no heat enters or leave the system. ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई हीट ना तो सिस्टम में ऐड होगी ना ही सिस्टम को लीव करेगी, ऐसे प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं जी, एडियाबैटिक प्रोसेस। ऑब्वियस है प्रेशर और वॉल्यूम तो चेंज हो सकते हैं, तो ऐसे प्रोसेस को हम नाम देते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस का। The process in which no heat enters or leave the system is known as adiabatic process. ऐसा प्रोसेस कब कंडक्ट किया जा सकता है, जब आप सिस्टम को इंसुलेट करते हैं, यानी सिस्टम को ऐसा कर दें कि वो अपनी हीट ट्रांसफर ना करे, नॉन कंडक्टिंग सरफेस कह लें हो, तो ये आपका प्रोसेस जो है वो एडियाबैटिक हो सकता है। और ये प्रोसेस क्विकली परफॉर्म किया जा सकता है। कैसे क्विकली, इसकी आगे एग्जाम्पल देखूंगा तो वहां पर मैं आपको समझा दूंगा। तो ये हमारे पास है जी एडियाबैटिक प्रोसेस। तो थर्मल प्रोसेस रैपिड प्रोसेस था, तो एडियाबैटिक प्रोसेस एक क्विक प्रोसेस है। ये डिफरेंशिएशन में आप पॉइंट मेंशन कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं, हम एक सिस्टम कंसिडर करते हैं, इंसुलेटेड सिलेंडर कंसिडर करते हैं जो कि मूवेबल पिस्टन के साथ फिटेड है। कोई हीट इंटर नहीं हो रही, कोई सिस्टम को लीव नहीं कर रही, तो हमारे पास जो Q है वो 0 है। यानी आइस इंसुलेटेड सिलेंडर है, ये सिलेंडर है जिसने सराउंडिंग से कोई हीट नहीं लेनी, ना ही सराउंडिंग को कोई हीट देनी है, बट इसका सिस्टम जो पिस्टन है वो अप एंड डाउन मूव कर सकता है। तो ये हमारे पास एक सिस्टम परफॉर्म मौजूद है जहाँ Q 0 होगा, हीट चेंज 0 होगी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था Q इज इक्वल टू डेल U प्लस W। तो Q क्या हो गया 0, तो बच कौन गया W प्लस डेल U।
अब ये तो आ गई इक्वेशन, इसको फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। दो टाइप्स अगेन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। इसको मैं उधर ले गया, यानी ये हमारे पास डेल यू उधर चला गया तो नेगेटिव हो गया। तो अब डब्ल्यू पॉजिटिव है, इट मींस वर्क इज बीइंग डन बाय द सिस्टम। बाय द सिस्टम मतलब एक्सपेंशन हो रही है भाई, यहाँ पर क्या हो रही है, एक्सपेंशन। अब एक्सपेंशन हो रही है बट इंटरनल एनर्जी नेगेटिव है। इंटरनल एनर्जी नेगेटिव होने का मतलब ये है कि भाई आपके सिस्टम का इंटरनल एनर्जी कम हो रही है, आपके सिस्टम का टेम्परेचर कम हो रहा है, एनर्जी कम हो रही है। ठीक होगी बात। तो ये एक्सपेंशन की इक्वेशन है। नाउ यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि भाई इंटरनल एनर्जी कम हो रही है, इट मीन दिस वर्क इज बीइंग डन एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, दिस वर्क इज डन एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। मतलब ये है कि ये जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी एनर्जी वेस्ट करके ये वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, कहीं से एनर्जी तो नहीं ले रहे हैं ना, ये अपनी एनर्जी वेस्ट करके ये जो है वर्क परफॉर्म कर रहे हैं। तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन की इक्वेशन ये हमारे पास है, W इज इक्वल टू माइनस डेल यू। तो दिस वर्क इज बीइंग डन एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, एट दी, आप कह सकते हैं कुर्बानी दी इंटरनल एनर्जी ने और इस वर्क डन को परफॉर्म कराया, हेंस टेम्परेचर फॉल कर जाएगा और ये है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। सिमिलरली अगर कंप्रेशन की बात करें तो भाई सिंबल्स चेंज कर दें, नेगेटिव यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, W नेगेटिव हो गया तो डेल यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो दिस वर्क इज परफॉर्म, नेगेटिव मीन दिस इज कंप्रेशन। ये क्या परफॉर्म कर रहा है, क्या शो कर रहा है, सॉरी नेगेटिव शो कर रहा है कि दिस इज कंप्रेशन। कंप्रेशन होगा भाई, कोई हीट लीव नहीं कर रही, वो सारे का सारा कंप्रेशन इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देगा। तो आपने पिस्टन के ऊपर वेट बढ़ा दिया, गैस कंप्रेस हुई, इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। ये दोनों इक्वेशंस भी याद रखनी है। आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक एक्सपेंशन। क्या होंगे, दो ऑप्शन ये वाले दे देंगे, ये जो हमने यहाँ पर देखे आपके सामने, सॉरी आइसोथर्मल वाले, और दो ऑप्शन ये दे देंगे जो अभी हमने यहाँ पर देखे। इनमें से आपने करेक्ट ऑप्शन चूज करना होगा। तो ये हमारे पास हो गया एडियाबैटिक प्रोसेस का बेसिक आइडिया। एग्जाम्पल देखते हैं जी। तो एग्जाम्पल अगर हम देखें तो रैपिड एस्केप ऑफ द एयर फ्रॉम द बर्स्ट टायर। जिस इंस्टेंट पे टायर बर्स्ट करता है, जिस इंस्टेंट पे आपका टायर जो है वो एक्सप्लोड करता है, फटता है, उस इंस्टेंट पे कोई हीट ट्रांसफर नहीं होती। तो उस स्मॉल टाइम के लिए, सेकंड्स के लिए, सेकंड के कुछ पार्ट के लिए वो जो प्रोसेस होगा वो एडियाबैटिक प्रोसेस होगा। रैपिड एक्सपेंशन ऑफ कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ एयर ऑफ साउंड वेव्स इज पासिंग। तो हमने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा था कि साउंड वेव्स जो हैं वो किस फॉर्म में ट्रेवल करती हैं, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की फॉर्म में। तो वो भी एडियाबैटिक प्रोसेस था, आप याद करें तो। क्लाउड फॉर्मेशन, अगर जैसे गर्मियों में हब्स की कैफियत हो जाती है तो क्लाउड फॉर्म हो जाते हैं, क्लाउड्स ने आपके एरिया को घेर लिया होता है, तो उसको जो हम कहते हैं उस वक्त हमारे जो एटम रीजन की एयर है वो कहीं ट्रैवल नहीं कर रही, तो उस वक्त जो हमारा प्रोसेस होगा दैट विल बी एडियाबैटिक। ये चंद एग्जाम्पल आ गए। आते हैं जी डायग्राम की, सॉरी उसके ग्राफ की तरह। तो पीवी डायग्राम हम ड्रा करें तो ग्राफ रिप्रेजेंटिंग आपका जो है एडियाबैटिक प्रोसेस, उसको हम एडियाबैट का नाम देंगे। ग्राफ रिप्रेजेंटिंग एडियाबैटिक प्रोसेस इज नोन एज एडियाबैट। ये है जी उसी तरह प्रेशर, ये इनिशियल कंडीशन, वॉल्यूम। अब याद रखें कि यहाँ जो बॉयल्स लॉ की फॉर्म एप्लीकेबल होती है वो है पीवी पावर गैमा इक्वल टू कांस्टेंट। ये बच्चों याद हो तो हम चैप्टर नंबर 8 में स्पीड ऑफ साउंड इन एयर में भी पढ़ चुके हैं। और गैमा क्या है, गैमा हम पढ़ चुके हैं रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ऑब्वियस है, ये हम डिटेल में आगे देखेंगे भी सही, हम पहले भी इसको देख चुके हैं। और इस गैमा की वैल्यू हमने पहले भी कहा था हमेशा ग्रेटर देन 1 ही होगी। तो यहाँ बॉयल लॉ की ये फॉर्म एप्लीकेबल है। तो P इज इनवर्सली रिलेटेड टू 1/v की पावर गैमा। तो यहाँ ये रिलेशन वैलिड है। तो इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम में जो चेंज आएगा वो v की पावर गैमा की फॉर्म में आएगा। ठीक है, अगर आप वॉल्यूम को, सपोज वॉल्यूम आप करते हैं 1.5, वॉल्यूम क्या करते हैं जी 1.5 चेंज कर देते हैं, या इसको हम ज्यादा इजी कर लेते हैं, वॉल्यूम को आप डबल कर दें। अब 2 की पावर गैमा है, गैमा सपोज 1.5 है, तो गैमा की पावर 1.5 यानी 2 की पावर 1.5, ये हमने 3 टाइम्स वॉल्यूम इंक्रीज देगा। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या हुआ, अगर आपने वॉल्यूम को तो डबल किया लेकिन प्रेशर क्योंकि इनवर्स है ना, तो प्रेशर 1/3 टाइम्स बढ़ जाएगा, चेंज हो जाएगा, 1/3 टाइम्स कम हो जाएगा। इट मीन्स के
आप कम वॉल्यूम में चेंज है, लेकिन प्रेशर में क्या आ रहा है, ज़्यादा चेंज आ रहा है। इसलिए आप ग्राफ देखें तो ये वही सेम कंडीशन है, इनिशियल ये कंडीशन थी और आप फाइनल वॉल्यूम बढ़ा के यहाँ तक ले आए, एक्सपेंशन की कंडीशन है। तो आइसोथर्म से ये ग्राफ रिलेटिवली स्टीपर आ रहा है, इसकी ढलवान रिलेटिवली ज़्यादा है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि एडियाबैट विच इज स्टीपर देन आइसोथर्म। एंड व्हाई स्टीपर देन आइसोथर्म, बिकॉज यहाँ V की पावर गामा इन्वॉल्व है, जहाँ वॉल्यूम में कम चेंज होगा बट प्रेशर में उसके रिलेटिवली ज़्यादा चेंज आएगा, क्योंकि यहाँ गामा इन्वॉल्व है और गामा की पावर हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी। तो इस तरीके से हमारे पास अब जो फॉर्म चेंज हो गई, प्रेशर P1 V1, प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था, बढ़ के P2 V2 हो गया, लेकिन प्रोडक्ट रिमेन्स कांस्टेंट P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा। तो ये हमारे पास है बेटा चंद क्वेश्चंस जिनको हमने याद रखना है। ये हमारा कंप्लीट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, इंपॉर्टेंट हमारा है लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से। सारी एक्सप्लेनेशन को हमने देख लेना है, होप सो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मिलते हैं इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।